चैप्टर सेकंड, देखो नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। चैप्टर आपको पढ़ा चुके हम, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, सॉल्व। तो देखो क्या है, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और देखो इसमें क्या आ रहा है, पहला प्रश्न का सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवों को? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उससे देख सकते हैं हम सूक्ष्म जीवों को। नंबर 2 प्रश्न, नीले हरे शैवाल वायु से प्रश्न है सेकंड, नीले हरे वायु शैवाल, वायु से नीले हरे शैवाल जानते हो तो पानी में काई लग जावे ना, काई हरी हरी सी, उसे कहते हैं नीले हरे शैवाल। ये वायु, वायु मतलब वातावरण से, और खाली जगह का स्त्रीकरण करते हैं। किसका स्त्रीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। दूसरे में ये आएगी, ये ऑप्शन है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। उर्वरता जानते हो, मिट्टी में उपजाऊ मतलब मिट्टी ऐसी हो जाती है, उर्वरता मतलब क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी की उपज फसल देने की, जो उपजाऊपन की है ना, उर्वरता में वृद्धि होती है। गा, एल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव होता है, यीस्ट सूक्ष्म जीव होता है, उसकी सहायता से किया जाता है एल्कोहल का उत्पादन। और लास्ट है घा, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी, ये घर में मक्खी पाई जाना, इनके द्वारा ये कभी लैट्रिन में बैठती हैं, कभी कहूँ बैठी है नाली माते वहाँ खाने बैठ गई, जब होता है। तो हैजा किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी द्वारा। शाबाश, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो देखो गा, पढ़ो पढ़ो। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यीस्ट, एल्कोहल, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है ना, एल्कोहल के उत्पादन में ही तो किया जाता है यीस्ट का उपयोग, तो ये सही है। चीनी में कर नहीं सकते, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कर नहीं सकते, ऑक्सीजन में कर नहीं सकते, तो इसका सही आंसर है एल्कोहल में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो देखो ये प्रश्न है, इसमें सोडियम तो निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, ये प्रश्न चल रहा है। पहला है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन एल्कोहल यीस्ट। प्रतिजैविक का उत्पादन किससे किया था? तो सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न लिख रहा है ऊपर देखो, कौन सा प्रतिजैविक है इनमें से कौन सा प्रतिजैविक दवाइयों में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट किया नहीं जाता है, तो कपड़ा धोने का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का किया जाता है, एल्कोहल यीस्ट में प्रयोग किया जाता है, यीस्ट हो नहीं सकता। तो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आओ प्रश्न नंबर गा, मलेरिया का परजीवी का वाहक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है ना? तो देखो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा, सही है ये, इसी के द्वारा होता है। कॉकरोच के द्वारा नहीं होता, घरेलू मक्खी के कारण नहीं होता, तितली के कारण। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। शाबाश। अब देखो प्रश्न नंबर घ, संचरणीय, संचरणीय किसे कहते हैं बताओ? फैलने वाले रोग है ना, फैलने वाले रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी द्वारा फैलने, चींटी फैलाती है रोग को? नहीं। घरेलू मक्खी, हाँ, ये सबसे ज़्यादा फैलाने वाले रोग का सबसे बड़ा कारण है। ड्रैगन मक्खी ये भी नहीं है, और मकड़ी भी नहीं, सबसे ज़्यादा है घरेलू मक्खी। ड्रैगन मक्खी होती है, बड़ी बड़ी दिखती है, और मकड़ी भी नहीं फैलाती रोगों को। मकड़ी हर जगह काम मिले, मक्खी तो मन करे वहाँ उड़ के वहाँ बैठ जाती है। मकड़ी के ना ना ना। अब देखो आगे प्रश्न ढा,
ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता। उष्णता जानते हो, गर्म है तो फूले। क्या पीसना, उसे पीसते हैं जब फूलती है। क्या यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूलती है, क्या माड़ने के कारण, वह सूजी माड़े जब फूलती है तो इसमें यीस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके कारण वृद्धि होती है। यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण इडली और ब्रेड फूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो चा पर आएंगे। चा क्वेश्चन, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताइए। किण्वन। चीनी को अल्कोहल में कौन बदलता है? किण्वन। तो यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। और ये होंगे नहीं तीन, ये भी नहीं होगा, किण्वन है इसका ऑप्शन ओनली, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 3, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए से कार्य से मिलाना है ना। तो देखो अब आपको ये मिलाने है ना, ये जैसे ये मिले हुए रखे हैं यहाँ पर। तो देखो जीवाणु हैजे का कारक है ना। जीवाणु किसके द्वारा? हैजा का कारक है, जीवाणु द्वारा होता है हैजा। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस दही का जमना। यीस्ट ब्रेड की पैकिंग में प्रयोग किए जाते हैं यीस्ट। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है और प्रतिजैविक भी उत्पादित करता है ना। और एक विषाणु, ये दोनों काम है इसके, ये दोनों। और एक विषाणु एडस का कारक है, ये विषाणु। ठीक है, एक बार और आप मिलाएंगे इसको यहाँ पर। ये तो मिले रखे थे आगे, अब अपनी राजी से एक बार आपके टेस्ट हो रहा है तो मिलाओ। देखो जीवाणु क्या है? हैजा का कारक। शाबाश, इसको इससे मिला दो। राइजोबियम दही का जमना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस दही का जमना। यीस्ट ब्रेड की पैकिंग। और एक प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया। एक प्रोटोजोआ देखो क्या है? प्रतिजैविक उत्पादित करता है, एक तो ये होगा है ना। और दूसरा मलेरिया का कारक, ये मलेरिया का भी कारक है, मलेरिया भी होता है प्रोटोजोआ। और एक विषाणु, ये एडस का कारक। एडस जाने, एडस का कारक, एडस फैलता है विषाणु से ही, है ना। ये बीमारी है एडस ही। अब देखो प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो ये कैसे देखे जा सकते हैं? पढ़ो। उत्तर, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। बस, है ना। देखो इसका प्रश्न है ये, क्या प्रश्न कह रहा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। भाई बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से कैसे देख लेंगे सूक्ष्म जीवन? सूक्ष्मदर्शी। और यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं, इसका भी उत्तर देना है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ये तो प्रश्न में उत्तर यहाँ तक दे दिया। सूक्ष्मदर्शी बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, और यदि नहीं देखे जा सकते तो कैसे देखे जा सकते? तो इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर बताइए। देखो उत्तर, मुख्य वर्ग मतलब कौन कौन से प्रकार में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव? तो एक तो बैक्टीरिया प्रकार के होते हैं, कवक या फंजाई। कवक को दूसरा नाम फंजाई है ना। और शैवाल, प्रोटोजोआ, ये प्रकार हैं सूक्ष्म जीव के। इन प्रकार में पाए जाते हैं, जैसे आदमी गोरो, कोई भूरो, कोई कालो, कोई चितबर्रो, है ना। ऐसे रहे में ऐसे इनकी भी वैरायटी होती है। तो कौन कौन सी है? बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल, प्रोटोजोआ, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म, ये क्या लिख रहा है? सूक्ष्म जीवों के नाम
बताइए। लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं आपको। राइजोबियम। तो इनके दो नाम है बस, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। याद करने आपको ये। फिर से नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 लाइन लिखिए। पंक्तियां मतलब लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखो। जो क्या क्या उपयोग सूक्ष्म जीवों के बारे में, उपयोग मतलब फायदे लिखने इनके। तो देखो नंबर फायदा, अब देखो फायदा लिखेंगे इनके हम। नंबर 1 पहला फायदा, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। तो ये देखो सुनो, कैसे याद रखना है आपको। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का नाम याद रखना है। और प्रश्न यूँ भी आ सकता है, दूध को दही में कौन सा सूक्ष्म जीव बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है। अब नंबर 2, यीस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है, मतलब यीस्ट कवक होता है और यह भी सूक्ष्म जीव है। तो यीस्ट का उपयोग बता दिया। लैक्टोबैसिलस का उपयोग क्या है? यीस्ट दूध को दही में बदलता है। और नंबर 2, यीस्ट का काम है ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अब ब्रेड बनाने में तुम टोस्ट खाते हो, ब्रेड खाते हो, डबल रोटियां बनाए जो ब्रेड और केक खाते हो, उनमें क्या यीस्ट डालते हैं जब फूलते हैं ये, नहीं फूले नहीं है ना। तो यीस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? ब्रेड एवं पैकिंग करने में भी, केक बनाने में भी किया जाता है। जैसे थैली में पैक आम है ना, घुसते नहीं है ना, फूल तो इनमें यीस्ट डाला जाता है, उससे चल जाते हैं अच्छे। डालना पड़ता है यीस्ट, है ना। अब नंबर 3, यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। शराब बनाने में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। हाँ, अब देखो शराब नहीं, शराब कैसे जाएगी? ऑयल नहीं है ना। अल्कोहल मतलब दारू, ठीक है। मैं शराब और दारू एक ही है। हाँ, ये कई चीज है। अब देखो, राइजोबियम नामक जीवाणु से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण होता है। तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन के यौगिकों का। तो ये याद रखना है। अब 5वां पॉइंट, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं जिनमें काला पदार्थ पाया जाता है। तो सब्जी के छिलके 2-3 जना रख दो कारे पड़ जामे, पटक दो भूरे पे, है ना। मृत जंतुओं के अवशेष, मृत जंतुओं के अवशेष जानते हो क्या होता है? मृत मतलब मर गए, और जंतु जैसे गाय भैंस कुत्ता, तो ये मर जामे तो इनका जो पर रहे ना शरीर को अवशेष होता है ना। मृत जंतुओं के अवशेष। विष्टा जानते हो क्या होती है बताओ? इन पशुओं की गोबर ते विष्टा कहमे, कुत्ता की लेटरिन ते विष्टा कहमे, विष्टा ही रहे है ना। आदि का अपघटन मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़ना जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीव तो कर रहे हैं ना कामन ने, नहीं सूक्ष्म जीव लेटरिन में करे ना कहो। सूक्ष्म जीव करते हैं उसी में कर देते हैं, और क्या है, अब खा रहे हैं वहीं। ये सूक्ष्म जीव का काम क्या है, वहीं कर देते हैं। ये और जगह करें, पर ये छोटे से रह में करें, इनकी दिखती नहीं। आदमी बड़ी करता है ज़्यादा, ये कम करते हैं बिल्कुल मामूली, पता नहीं पड़ती हमें। पर ये सूक्ष्म जीव इनको वहीं मिल जावे, ब्रेड नहीं लगे तो वहीं कर देंगे ब्रेड। और कहाँ है? वो बाई चांस खाओगे तो कुत्ता खावे को बीमार होंगे ना, और कहाँ है? देखो अब देखो, अब यहाँ आएंगे हम, यहाँ आ जाओ। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में, औषधि उत्पादन मतलब दवाई बनाने में, है ना। और कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि, मतलब मृदा की उपजाऊपन में क्षमता में वृद्धि, उर्वरता कहते हैं उपजाऊपन क्षमता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला पॉइंट पढ़ो।
स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोगी की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता बस है। देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पन्न किया जाता है। अब प्रश्न नंबर अगले पॉइंट पे ये उपयोग है। पेनिसिलियम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक, बनाई जाती है। और प्रतिजैविक क्या होती है? दवाई। पॉइंट 9वां, पशु आहार। आहार जानते हो? पशु जिसे खाते हैं, भोजन, पशुओं का भोजन पशु आहार कहलाता है। एवं बुकफुट भूफक्कफुट आहार में भी है ना, भूफक्कफुट आहार कहते हैं। जैसे गाय भैंस खाते हैं ना, ज़्यादा भोजन है डायरेक्ट घास पास से खाते हैं, उसे भूफक्कट कहते हैं। इसे छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा। इसे भूफक्कट मतलब उसे ही कहते हैं, डायरेक्ट चीज़ें खाएंगे घास पास को, है ना। आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते, बना बनाया भोजन आवे उसको भी कहते हैं भूफक्कट आहार, है ना। तो उसमें भी दवाई मिला देते हैं प्रतिजैविक, बना बनाया आता है ना, जो भूफक्कट आहार पशुओं के लिए आते हैं ना, बिनौला फिनौला खर, उनमें प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। और 10वां पॉइंट लास्ट, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। अब 10 उपयोग दे रखे हैं, कम से कम 7 उपयोग तो याद करें आप, इनमें से जो आपको अच्छे लगे। 10 के 10 नहीं रटने आपको, पेपर में आएंगे तो 5 बताइए, 4 बताइए, 3 बताइए, 7 अधिकतम पूछता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। वो कर लेना। अब देखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ। सूक्ष्म जीवों से कुछ फायदे हैं तो सूक्ष्म जीवों से कुछ नुकसान भी हैं। अब हमने पढ़े थे आगे उपयोग, अब पढ़ेंगे इनके नुकसान, हानियाँ। तो देखो, हानियाँ पढ़ेंगे अब। देखो, कैमरा कर लो, कैमरा। पहली हानि, कुछ सूक्ष्म जीव, पढ़ो, मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बस पहला पॉइंट, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य में, जंतु में और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। हाँ, नंबर 2 पॉइंट का समझो, मतलब ये मनुष्य, जंतु और पौधों को तो रोग उत्पन्न करते ही हैं, पर कभी कभी भोजन में हूँ और कपड़ा में हूँ जिन्हें हम पहनते हैं, और भोजन जिसे खाते हैं, और चमड़े मतलब पहनते हैं जिन वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं, फिर वो वहाँ से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये नंबर 2। अब नंबर 3 देखो, पढ़ो, संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा कर देते हैं। संक्रमण जानते हो? संक्रमण होने पर, संक्रमण कहते हैं फैलना। एक आदमी के रोग है और बात है, फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तो फैलता है ये रोग। अब जैसे तुम रोगी ग्रस्त हो गए, जैसे तुम्हें आ गया, हो गया, कुछ भी हो गया, कोरोना हो गया, जैसे आज कोरोना चल रहा है, तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से दूसरे जीव आदमी में फैलता है। तो सूक्ष्म जीव ही तो है सब कुछ, तो कोरोना भी एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव ही है। तो देखो वाव, पॉइंट 4, मादा एनाफिलीज और एडीज मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। मतलब इनसे
इन जीवों से डेंगू फैलता मलेरिया है प्लेज्मोडियम से, डेंगू है ना। इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू भी हो जाता है। अब पॉइंट 5वां पढ़ो। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये पाठ में ही पढ़ाया आपने। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये मनुष्य में होता है और मवेशी तुम जानते हो कौन क्या होते हैं, बताओ मवेशियों। गाय भैंस बकरी जो घास खाते हैं उनको मवेशियां कहते हैं। एक मवेशी वो होती है जिसमें पशु रहते हैं, पर एक मवेशी यहाँ पर मवेशी का मतलब हुआ है जो वे जंतु जो गाय घास खाते हैं, गाय भैंस बकरी जैसे, है ना। तो एंथ्रेक्स मनुष्य में भी होता है और इन मवेशियों में भी होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। अब यहाँ अगले पॉइंट 6वां। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हाँ देखो, अनेक सूक्ष्म जीव इन सब में सेब, गन्ना, संतरा आदि में रोग फैलाते हैं और रोग पादप में रोग है तो क्या होगा, फसल में कमी आएगी। पॉइंट 7। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते तो देखो, हैं। हमारे भोजन में कभी उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, प्रश्न रह गया 9 इस पार्ट का। इसके साथ ही आपका पार्ट डी एंड हो जाएगा यहाँ पर। और बड़े जोरदार मजेदार क्वेश्चन है। पृथ्वजैविक क्या है? पृथ्वजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखो उत्तर, ऐसी औषधियां किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ। मैंने बताया दवाइयाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। नष्टाकर ये यहाँ पर गलत लिख रहा है तो आपको याद रखना है, ऐसी दवाइयाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं पृथ्वजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अब प्रश्न 2 पूछ रहा है इसमें उत्तर, पृथ्वजैविक लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमने उत्तर दे दिया पृथ्वजैविक क्या है। पृथ्वजैविक का उत्तर तो दे दिया, वे दवाइयां जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं उसे ही क्या कहते हैं? पृथ्वजैविक। शाबाश। या एंटीबायोटिक। अब पृथ्वजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखो, पृथ्वजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। मतलब 10 दिन ही दवाई ली है तो 10 दिन ही लो, ये नहीं तुमको आया बुखार और तुम डॉक्टर ने लिखी 5 दिन ही दवाई, तुम 1 दिन हम घोड़ाएंगे, तुमने 4 दिन ही बोली लई नहीं तो दोबारा तैर सके पर बुखार। पूरा कोर्स लो डॉक्टर ने लिखा है तो, है ना। पर कछु डॉक्टर ज़्यादा ही लिख देते हैं गलत, जरूरत है 5 दिन ही दवाई दे दें 15 दिन ही, तो फिर गलत है। कुछ डॉक्टर गलत फायदा उठा रहे हैं इसका, है ना। पर ये ज़्यादातर पूरा करना चाहिए कोर्स। अब देखो, अन्यथा अगली आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। तो क्या बात है, सावधानी है। देखो प्रश्न का ये इसका उत्तर ये है, पृथ्वजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह में लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, डॉक्टर जैसा कहे वैसे, और उसका कोर्स पूरा करना चाहिए दवाई। पार्ट यहाँ पर आपका खत्म होता है तो आगे मिलते हैं, ठीक है। आपको पसंद आई हो तो लाइक, यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है बच्चों, ओके, आगे की वीडियो में मिलते हैं।